नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। क्लास 12 दोस्त हिस्ट्री का चैप्टर 4 हम दोस्त बौद्ध और जैन धर्म वाला विचार को इमारत विश्वास। आपने दोस्त मेरी लास्ट वीडियो देखी दोस्त, उसके अंदर हमने काफ़ी पोर्शन खत्म कर लिया था। मैंने ये टॉपिक सेपरेट वीडियो में इसलिए रखा दोस्त क्योंकि अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि सांची का स्तूप का स्ट्रक्चर क्या है हम ये भी समझेंगे। इससे पहले दोस्त ये बता दो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कलाओं के अंदर दोस्त बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि सांची की स्तूप को एक ऐतिहासिक महत्व मिला हुआ है पूरे भारत के अंदर। इसलिए दोस्त इस टॉपिक को हम अलग से समझने वाले हैं। इससे पहले दो छोटे से टॉपिक हैं उनको भी हम समझते हैं। टॉपिक का नाम क्या है कि नवीन धार्मिक परंपराएं। ऐसा नहीं है कि दोस्त की आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध और जैन धर्म ने इन्हें ही रास्ता दिखाया। इससे पहले भी दोस्त काफ़ी पौराणिक धर्म है जिनके अंदर वैष्णव धर्म एंड शैव धर्म, ये दो धर्म आते हैं, तो इनको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं हम। सबसे पहले दोस्त हम बात करते हैं शैव धर्म की। तो शैव धर्म के अंदर स्पेसिफिक देवता जिसमें शिव जी की पूजा की जाती है एंड वैष्णव धर्म के अंदर विष्णु जी की पूजा की जाती है। आज में दोस्त आज देखें हम तो कृष्ण जी को विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है। वासुदेव का नाम सुना होगा दोस्त, वैदिक पुरानी कथाओं के अंदर उसी का आधार लेकर आज अलवार के रूप में दक्षिणी भारत के अंदर वैष्णव धर्म को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली, क्योंकि विष्णु जी की पूजा वहाँ पे बहुत मतलब कि लोकप्रियता इस तरीके से मिली कि प्रसिद्धि हुई, लोगों ने मानना बहुत तेज़ी से इनको फैलाया वैष्णव धर्म। दोस्त इनको यानी कि वैष्णव धर्म की हम साफ बात करें कि विशेषता की बात करें तो वैष्णव धर्म की एक खास विशेषता है अवतारवाद। अवतारवाद का मतलब ये है कि जब जब धरती पे खतरा या पाप बढ़ता है तब तब दोस्त विष्णु जी धरती पे अवतार लेते हैं ताकि उस बुराइयों से इंसान को छुटकारा दिला सके। और जब जब पाप बढ़ेगा जब जब धरती पे विष्णु जी अवतार लेंगे। दोस्त इस तरीके से गुप्त सम्राटों ने वैष्णव धर्म को फॉलो किया था, क्योंकि उनके सिक्कों के ऊपर विष्णु जी के दोस्त चक्र है, वो उनकी त्रिशूल की, लक्ष्मी जी की, यानी कि काफ़ी उनकी वाहनों की, गरुड़ की या उनकी सवारी की, उन सब के चित्र मिले हैं। इससे गुप्त सम्राटों के वैष्णव धर्म के फ्लोवर्स होने का पता चलता है। साथ ही दोस्त जो हमारा साउथ इंडिया है वहाँ पे लोकप्रियता मिली और वहाँ पे इनको अलवार नाम से यानी कि वैष्णव धर्म को अलवार नाम से जाना गया। अब दोस्त अगर हम बात करें शैव धर्म की तो शैव धर्म डेट मीन्स ये पुरानिक, अगर हम बात करें वैदिक देवता जो रुद्र देवता थे, आपने देखा हो दोस्त कैसे रुद्र देवता है, तो उन्हीं का ही रूप एक शिव को माना गया, रुद्र देवता का रूप। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ही जाके दोस्त शैव धर्म की स्थापना या कह सकते हो कि शैव धर्म फैला, क्योंकि इसके संस्थापक लकुलिन थे। क्या नाम था? लकुलिन इनके संस्थापक, शैव धर्म के संस्थापक का नाम था। कुषाण शासक जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, दैट मीन्स शैव धर्म को फॉलो करते थे। दक्षिणी भारत में ये भी दोस्त लोकप्रियता हुआ क्योंकि भक्ति के माध्यम से इनकी प्रसिद्धि हुई थी, इसलिए नयनार के नाम से इनको जाना जाता था। और देखा जाए तो दोस्त आगे चल के कि शिव जी के पुत्र जिसमें कार्तिकेय जी एंड गणेश जी आते हैं। कार्तिकेय जी को दोस्तों युद्ध का देवता और गणेश जी को दुख को हरने का देवता माना गया, दुख दूर करने वाले देवता माना गया। इसलिए दोस्तों आज भी हिंदू धर्म के अंदर सभी देवताओं से पहले सबसे पहले जो वरदान मिला था गणेश जी को कि गणेश जी की पूजा की जाएगी, और आज भी दोस्त वही चीज़ प्रचलन में है। तो इस तरीके से पौराणिक देवता वैष्णव धर्म और शैव धर्म भी काफ़ी पहले से चला आ रहा है। एंड दोस्त ये भी धर्म मोक्ष प्राप्ति पे बल देता है, और दोस्त ये मोक्ष प्राप्ति भक्ति के माध्यम से किया जाएगा। भक्ति का मतलब आराधना से है, और आराधना में दोस्त यहाँ पे उपासक और ईश्वर के बीच में प्रेम और समर्पण का संबंध बताता है। तो प्रेम और समर्पण होना चाहिए या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ये दोस्त बताता है हमें भक्ति, आराधना किस तरीके से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्त चलिए बात करते हैं अब नियतिवाद और भौतिकवादी में अंतर क्या है। नियतिवादी उसको कहा जाता है जो ये मान कर चलते हैं कि सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, दैट मीन्स जो भाग्य में लिख गया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो जो किस्मत में है वही होने वाला है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, उसको नियतिवादी कहते हैं। भौतिकवादी हमारे हाथ में सब कुछ है, इन हाथों की लकीरों पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि हाथों की लकीरों पे विश्वास कर लेंगे तो फिर होता नहीं है कि हम ये सोच के बैठे रहेंगे यार आज जो भाग्य लिख दिया वही होना ही है। नहीं दोस्त, हमारे आज की जो मेहनत है, हमारे जो कर्म है, ये हमारे भविष्य डिसाइड करता है। बौद्ध धर्म में भी दोस्तों इस पर ही बल दिया गया है। साथ ही दोस्त अगर हम बात करें तो पूर्व वैदिक काल के अंदर और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी बड़ा अंतर आया, क्योंकि पूर्व वैदिक काल के लोग जो पुराने देवताओं की पूजा किया करते थे
उत्तर वैदिक काल के अंदर आते आते पूरे स्ट्रक्चर में चेंज आया। इसलिए दोस्त जो नियतिवादी है, जो सब कुछ पूर्व निर्धारित मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्त जन्म मरण की कहानी, स्वर्ग नर्क की, पूर्ण जन्म की या पूर्व जन्म की कहानी, इन सभी को एक तर्क के आधार पर एक ग्रंथों में लिखा गया और उस ग्रंथ को ही उपनिषद का नाम दिया गया। दोस्तों ये जो उपनिषद है ये ऋषियों के द्वारा लिखा गया था, जो कि 800 से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में लिखा गया, जिनकी संख्या कुल 108 थी। और इस उपनिषदों का भारी मात्रा में दोस्त भारत में काफ़ी इंपॉर्टेंस तो था ही, लेकिन जो नियतिवादी थे वो साफ सीधी बात है कि वो उपनिषदों को नहीं मानते थे। क्योंकि देखो यार, जो भी ये पृथ्वी है, ये दृष्टि है, सृष्टि है, क्या कहते हैं दृष्टि, जिससे हम देख पा रहे हैं इस सृष्टि को, जिसकी उत्पत्ति दोस्तों, ये जिसको हम ब्रह्मांड भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति ही ब्रह्मा जी से हुई है और इसका अंत आपको पता है यार किस तरीके से होगा। ये सारी हम पुरानी कथाओं या वेदों में भी जानते हैं। तो एक ये धर्म में जब हम देखेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके तो पूरा प्रोसेस समझाया गया है। टॉपिक है दोस्तों हमारा सांची का स्तूप। 8 मार्क्स में क्वेश्चन अलग से आ जाता है क्लास 12 के अंदर, जब सब्जेक्टिव टाइप में आएगा। इस टॉपिक से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को समझेंगे और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे आपको मैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों सांची का स्तूप, सांची एक जगह का नाम है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर है, ठीक है, सांची। तो सांची का स्तूप से पहले हम ये जानते हैं दोस्त कि देखो, जब भी कोई भी विशाल या महान इंसान होते हैं तो उनकी यादों में कोई स्मारक या भवन बना दिया जाता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में याद रख सके। ऐसे ही कुछ हुआ दोस्त उस समय जब बौद्ध धर्म का पूरा काल चल रहा था, विचारधीन काल, ये 6वीं शताब्दी से पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी का जो काल था ये। इसी बीच दोस्त कुछ यादों के लिए कुछ चैत्य नामक कुछ स्थान को इस तरीके से डिजाइन किया गया, ताकि कहते नहीं है कि आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर, देखो ये पूरा चैत्य हुआ करता था। ये सिंपल वही यादें थे तो जो बौद्ध धर्म की यादों को संजोए रखा है। चैत्य दोस्त विहार, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी जगह जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो उपासक जो हैं, वो यहाँ बैठा करते थे। तो चैत्य हो गया, विहार हो गए, तो इस तरीके से डिजाइन किया गया था जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये लोगों के ही नाम से या दोस्त लोगों के पहचान से ही ये बनाया गया, जिसमें बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि सबसे पहले आती है। दोस्त स्तूप के बारे में हम जानते हैं। स्तूप एक संस्कृत शब्द है, यानी कि संस्कृत शब्द से निकला है स्तूप, जिसका मतलब होता है ढेर। डैट मीन्स जो जब महात्मा बुद्ध जी मोक्ष को प्राप्त हुए, निर्वाण की प्राप्ति हुई, महाविश्व निर्वाण, ये हमने पढ़ा भाई लास्ट क्लास के अंदर, तो उस समय उनके दांतों को, उनकी यानी कि हड्डियों को या भस्म को, जो उनकी राख थी, उनको एक कलश में डालकर सांची के अंदर रखकर उसके ऊपर गुंबद बना दिया गया। उसी को सांची का स्तूप दिया गया नाम। तो इसका दोस्तों उल्लेख अशोकावदान, अशोक की ग्रंथ यानी कि अशोक की बुक में भी मिलता है, जिसमें दोस्त अशोक ने खुद आदेश दिया कि, क्योंकि पता है आपको कि कलिंग युद्ध के बाद वो खुद एक फ्लोवर बन गया था बौद्ध धर्म का। उसने दोस्तों भरहुत में, सांची में, सारनाथ में खुद दोस्तों आदेश दिया अपने सेनापतियों की, जाओ भाई वहाँ सब जगह, इन सब जगह पे क्या बनाओ, स्तूप बनाओ बौद्ध धर्म के यादों में। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के नाम से काफ़ी जगह स्तूपे बने, जिसमें दोस्त सबसे प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहलाया। तो चलिए हम पहले सांची का स्तूप का स्ट्रक्चर समझते हैं ताकि टॉपिक आपको समझ में आए। तो स्तूप का आधार क्या था, वेस क्या था। देखो इससे पहले आपको ये बता दूं मैं कि सांची का स्तूप कोई ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशल किसी एक बंदे ने बना दिया, नहीं मेरे दोस्त। सांची का स्तूप दान दिए पैसों से बनाए जाते थे। राजाओं के द्वारा जो दान दिए जाते थे पैसे, उनसे बनाया जाता था। शिल्पकारों के द्वारा पैसे दिए जाते थे। ट्रेडर्स, व्यापारी के द्वारा पैसे दिए जाते थे। राजाओं में अशोक भी ये नाम आता है, 7 वाहनों राजाओं का भी नाम आता है। इन सब ने दोस्त पैसे दिए ताकि ये बन पाया। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं एक पिक्चर दिखा पा रहा हूँ। इस पिक्चर को देखिए आप, ये दोस्त अर्ध गोलाकार, सबसे पहले एक ये देखिए आप, क्योंकि ये पूरा अर्ध गोलाकार एक गुंबद टाइप में होता था, जिसको अंड कहा जाता था। क्या कहते थे, अंड कहा जाता था। ये दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नाम ध्यान रखना है। ये जो गुंबद टाइप में आधा सा डिजाइन दिया गया है यूं करके पूरा, इसको अंड कहा जाता था। क्लियर है। इसके ठीक ऊपर एक जाली टाइप में बना हुआ है, देख सकते हो आप, छज्जे टाइप में एक जाली टाइप बना हुआ है, जिसको हर्मिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हर्मिका। इसके ही दोस्तों ठीक नीचे जो भी ईश्वर की मूर्ति होती है उसको लगाया जाता था, हर्मिका के ठीक नीचे। अब देखोगे आप तो हर्मिका के दोस्त ठीक ऊपर एक स्तंभ, खंबे जैसा कुछ एक डंडा जा रहा है। ये देखिए आप, क्या चीज़ खंबे जैसा डंडा जा रहा है, इसको यष्टि कहा जाता था, यष्टि। ठीक है।
और दोस्त ये जो छतरी दिख रही है आपको इस स्तंभ के ऊपर छतरी सी दिख रही है, इस छतरी को छतरी या छत्रसाल कहा जाता था, छत्रसाली भी कहा जाता था। क्लियर है दोस्त। यहाँ पे आप देख रहे हो एक जगह पे इसको साउथ का पथ यानी कि साउथ का ऊपरी पथ कहा जाता था, इसको नॉर्थ का ऊपरी पथ क्या कहा जाता था। बीच में दोस्तों तोरण द्वार थे। सांची के स्तूप में कुल 4 तोरण द्वार थे, 3 तो अपनी जगह पे ठीक थे लेकिन एक नीचे गिर चुका था, फिर भी उसको दोस्तों मरम्मत करवाया गया। इसके बारे में जानेंगे अभी हम। तो इस तरीके से पूरा सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर था। दोस्तों सांची की स्तूप कैसे खोज हुई इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, पहले इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जनरल ट्रेलर के द्वारा 1818 में सांची नामक एक गांव है उसकी खोज की गई और वहाँ पे भाई बंदा घूम रहा है। उस जगह पे इस बंदों को दिखा, भाई ये तो सांची का स्तूप है, ये तो वही सांची का स्तूप है दोस्त जिसका बौद्ध धर्म से बहुत बड़ा संबंध है। तब जाके भाई 1818 में सांची के स्तूप की खोज हुई। तो कब हुई सांची के स्तूप की खोज? 1818 में हुई। किसने करी? सबसे पहले जनरल टेलर के द्वारा। आगे चल के दोस्तों 1822 में कैप्टन जॉनसन के द्वारा इसकी जब खुदाई करवाई गई तो उस समय पता चला कि ये सांची की स्तूप है और जो उस टाइम भाई महान शासकों का इसमें योगदान रहा था और इसके तमाम दोस्तों जानकारियाँ हासिल की गई। 1851 में 1851 में जाके दोस्त अलेक्जेंडर कनिंघम ने बचा हुआ काम आगे किया और इसकी तमाम जानकारी प्राप्त करी और 1912 में दोस्तों जाके जॉन मार्शल के द्वारा इसको संपूर्ण रूप से इसकी जो पूरी खोज है दोस्त वो संपन्न की गई और सांची का स्तूप जो आज दोस्त हम देख रहे हैं विश्व में इसको गौरव प्राप्त हुआ अपने प्राचीन होने का और बौद्ध धर्म से संबंध होने का। सांची के स्तूप में भोपाल की बेगमों का योगदान काफ़ी बड़ा योगदान है। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ क्योंकि सांची का स्तूप अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को पसंद आ गया। अब उनको इतना पसंद आ गया कि उनको लगा, जैसे कि फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी चाहते थे कि भाई इसको हम उठा के इसके जो तुरंत द्वार इसको उठा के हम फ्रांस के म्यूजियम में रखवा दें ताकि लोग आए इसको देखें। भाई भोपाल की बेगम को लगा नहीं ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने क्या किया, जैसे कि बच्चा जब रोता है तो कैसे करते हैं उसको झुंझुना या छोटे के बच्चे में, हमारे बिहार में दोस्तों ऐसा होता था कि बच्चा जब रोता है तो मम्मी क्या करती है, अरे बुतरू काहे रो रहा है, इतना मत रो, उसको झुंझुना बना के ऐसे ही दे ले बेटा जा खेल, वो चुप हो जाता था। तो भोपाल की बेगम ने दोस्तों अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को क्या किया, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों ऐसे गुम्बद टाइप पे बनाकर दे दिया, जा बच्चों खेलो खुश रहो। वरना आज दोस्त ये सांची का स्तूप जो हम देख रहे हैं आज भारत में होने का हमें गौरव प्राप्त है। आज दोस्त ये अंग्रेज या फ्रांसीसी से लेकर भाग गए होते, उनको तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना के दे दिया सेम एज इट इज़, वो खुश हो गए। चलिए भाई खुश हो गए वो। इसी को दोस्त शाहजहाँ बेगम के द्वारा भी काफ़ी वित्तीय सहायता प्रदान किया, फाइनेंशियल हेल्प दी गई। क्यों? क्योंकि इसके जो दोस्तों गुम्बद है ये इसको रिपेयर करवाना पड़ा और साल दर उस टाइम भी दोस्त काफ़ी इस पर धन खर्चा किया गया ताकि ये उस तरीके से ही रहे जैसा पहले बना हुआ था। इसमें दोस्तों सुल्तान जहाँ बेगम हो गए, शाहजहाँ बेगम हो गए, उनका काफ़ी योगदान रहा। एंड दोस्त उस टाइम भी अगर मैं बात करूं तो सुल्तान जहाँ बेगम एंड शाहजहाँ बेगम ने तो अपना योगदान दिया ही, लेकिन सुल्तान जहाँ बेगम का भी दोस्तों फाइनेंशियल हेल्प देने में बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि दोस्त एक की संग्रहालय खोला गया, एक म्यूजियम तक खोला गया था उसी के पास, एंड अतिथिशाला खोला गया ताकि जो भी गेस्ट आए या दोस्त जो भी विजिटर्स आए उसको देखने के लिए वहाँ पर वो रुक सके। तो ये दोस्त ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। इसी के साथ दोस्तों बहुत साहित्य से पता चलता है कि खुद भाई अशोक ने भी क्या किया था पता है आपको दोस्त, बौद्ध धर्म के ये जो स्तूप है इसको बनाने के लिए, खुद स्तंभ को बनाने के लिए, इसके तोरण द्वार को बनाने के लिए खुद नेपाल के लुम्बिनी गए थे जहाँ पे बौद्ध महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। वहाँ पर दोस्तों वो गए थे खुद जाके, वहाँ पे दोस्त स्तूप बनवा कर आए थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत साहित्य से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है किसकी, बौद्ध धर्म की, किस जैसे कि किस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म में अपना योगदान दिया, इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया। और दोस्तों सुल्तान जहाँ बेगम ने काफ़ी वित्तीय हेल्प देकर इसको संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि राजाओं के संरक्षण के बिना ये भी भाई टूट जाता, ख़त्म हो जाता। जैसे अमरावती का स्तूप दोस्तों नष्ट हुआ, आज उसके हमें कुछ ही हमारे पास साक्ष्य बचे हैं, अदरवाइज दोस्तों वो नष्ट हो चुका है। अमरावती के स्तूप की बात करते हैं दोस्त, 1796 में जाके यानी कि 1818 से पहले ही, सांची के स्तूप से पहले इसकी खोज हो गई थी। इसकी खोज की भी दोस्तों एक अलग ही कहानी है। अमरावती दोस्त जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ पे एक स्थानीय राजा रहा करता था। उस राजा ने एक मंदिर बनाने की सोची और उस मंदिर बनाने के लिए उसको ईंटें चाहिए थे। तो उसको लगा कि भाई ये क्या है, चलो इसके ईंटें निकाल लेता हूँ। अब भाई हुआ ये कि जिसके वो ईंटें निकाल रहा था, दरअसल दोस्त ये वही महान
सांची के स्तूप के तरह ही अमरावती स्तूप था जिसका संबंध बौद्ध धर्म से था। और दोस्त आगे चल के जब पता चला कब 1854 में, एंड दोस्त इससे पहले ही कॉलन मैकेंजी दोस्त वहाँ पहुँच चुके थे अमरावती, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया था कि भाई ये अमरावती स्तूप है जिसका संबंध है महात्मा बुद्ध से, बौद्ध धर्म से है, ये तमाम बातें सब कुछ बता दिया था इसके बारे में। दोस्त दुर्भाग्यवश इनकी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस नहीं मिला और इसके काफ़ी ईंटों को स्थानीय लोगों ने ही नष्ट कर डाला। इसके जो दोस्त स्तंभ बने हुए थे, आसपास का जो स्ट्रक्चर था उसको काफ़ी नष्ट कर डाला गया जब तक पता चलता। इसलिए दोस्तों 1854 में आंध्र प्रदेश के दोस्तों कमिश्नर हुआ करते जिनका नाम था वाल्टर एलियटर। दोस्त इन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार जो कि उस टाइम तक ठीक था उसको उठाकर ये आंध्र प्रदेश अपने साथ लेकर आ गए थे, जब जाकर दोस्तों ठीक रहा। अदरवाइज दोस्त अमरावती स्तूप इस कंडीशन में नहीं रहा जैसे कि सांची की स्तूप था, क्योंकि इसके रख रखाव में उतना ध्यान नहीं दिया गया, राजाओं का संरक्षण नहीं मिला, स्थानीय लोगों के द्वारा ही नष्ट कर दिया गया। चलिए दोस्तों मूर्ति कला की बात करते हैं। एक मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, ये सांची की स्तूप के अंदर ही दोस्तों हमें पाया गया है। इसमें अगर हम खास बात देखें तो ऐसा लगता है कि जो बौद्ध धर्म के नाम से या जो स्तूप ये बना, इसमें सिर्फ महात्मा बुद्ध की ही नहीं, एक दोस्त महिला की भी मूर्ति उसके अंदर मिली है। साथ ही दोस्त ये आप देखोगे इसको एक साल भंजिका का नाम दिया गया है, जिसमें दोस्त फूल पत्ते की यहाँ पे एक डाली, एक पेड़ की डाली से दिखाई गई है और इस डाली में दोस्त ये जो है यहाँ पे एक महिला की मूर्ति है, आप यहाँ देख सकते हो। साथ में दोस्त एक हाथी भी है जो कि शक्ति और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। इसके ऊपर दोस्त जो एक महिला है जो कि पानी छिटकने का काम कर रही है, उनको गज लक्ष्मी का नाम दिया गया है। दोस्त इस तरीके से जो चक्र इनके ऊपर दिख रहा है, ये चक्र वही चक्र है जब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली अपनी उपासना या सबसे पहली दोस्तों अपनी जो उपदेश दिया था, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के सरनार्थ के अंदर, उसी को दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया था। डेट मीन्स धर्म का पहिया जो होता है वो घूमता रहता है ना, याद है ना। तो धर्म चक्र परिवर्तन क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, ये क्या था, तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जी ने उत्तर प्रदेश के सरनार्थ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था, लोगों को अपने प्रवचन सुनाए थे, है ना, उसी को दोस्त धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्त आपको यहाँ तक बताना है। इसके बाद जो हमारी क्लासेस होगी उसके अंदर हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th हिस्ट्री का। दोस्तों 4 चैप्टर इतना ही है, दैट मीन्स 4 चैप्टर के अंदर दोस्त बौद्ध धर्म का हमने मोस्टली पार्ट कवर कर लिया है। हाँ, मंदिर वाले दोस्त क्वेश्चन ये अभी जो लास्ट में हमने जो पढ़ा ये सांची स्तूप का स्ट्रक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसी टाइम जब मंदिरें बनाई गई थी उसके साथ देखो दोस्तों बीचों बीच में एक गर्भगृह हुआ करता था जहाँ पे मूर्तियों को रखा जाता था, और मंदिरों का डिजाइन भी काफ़ी मतलब कि वैभवशाली हुआ करता था, जो कि दोस्त आज के लोग भी सोचते हैं क्या वाह वाह भाई। उस टाइम इस तरीके के मंदिरों को बनवाना भाई एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जहाँ पे ऐसी तकनीक भी नहीं थी दोस्त उस समय कि सोचे कि नहीं भाई उस समय तकनीक बहुत है। देखिए भाई, तो ये मंदिर भी दोस्त उस समय की ही है जो कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के अंदर बनवाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसके बीच में दोस्तों गर्भगृह हुआ करते थे जहाँ पे मूर्ति को रखा जाता था। इस तरह के दोस्त हमारे क्लास 12th का चैप्टर 4 भी खत्म हो जाता है सीबीएसई बोर्ड का। यही दोस्त चैप्टर हमें एनएस बोर्ड के अंदर भी पढ़ना है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो सेक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ मैं, चारों चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अपने सभी चैप्टर्स को जो मैंने अभी तक 4 चैप्टर समझा दिए हैं, सेक्वेंस में देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बात दोस्त आपको और ध्यान रखना है, एक वीडियोस बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, तो अपने सभी दोस्तों पर शेयर करना है ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने का। एनएस के अंदर हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, सीबीएसई में हो तो और अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियोस को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे मोटिवेशन को जोश मिलती है और वीडियोस बनाने का बड़ा मन करता है। खैर दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार बनाए रखना। ये वीडियोस कैसे लगी आपको, मेरी सारी वीडियोस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टॉपिक मज़ा आता है पढ़ने में, ज़रूर लिखना। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।